poem. The Peacock by Sujata Bhatt. Sujata Bhatt, as I already told you, is an Indian poet. ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन की पोएट है, गुजराती लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में अपनी पोएम्स लिखती रहती है वो, और काफ़ी पोएम्स को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, ये मैं कल बता चुकी हूँ। उनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है फॉर द पोइट्री कलेक्शन नेम्ड ब्रूनिज्म। ब्रूनिज्म के लिए उन्हें क्या मिला है? कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है। ब्रूनिज्म की पब्लिकेशन ईयर है 1988। 1988 के ईयर के दिन टाइम ब्रूनिज्म क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ब्रूनिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ सुजाता भट्ट्स पोएम। ठीक है, किसी भी पोइट्री की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है क्या मुझे? पोइट्री का कलेक्शन उसे क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है मुझे? पोइट्री के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कोई बताओ जरा। कोई भी बताओ जरा। आई वॉन्ट टू नो। बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसको क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है? ओके, इट इज नोन एज एंथोलॉजी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स की कोई बुक होती है, पोएम्स की कलेक्शन की बुक्स को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। ये होती है एंथोलॉजी। समझ में आया? एंथोलॉजी बोला जाता है। इज इट क्लियर? ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, समझ में आया? इज इट क्लियर? ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ ताकि आप रिस्पॉन्ड करें। सो ब्रूनिज्म वॉज एन एंथोलॉजी बाय सुजाता भट्ट। ठीक है, एंथोलॉजी मीन्स अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, दिस वॉज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया है। इसका पोएम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पिकॉक की। यहाँ पर पिकॉक एज अ मेटाफर यूज हुआ है इस पोएम में। ठीक है, मेटाफर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो किसी और चीज को क्या करती हो? सिंबलाइज करती हो, सिग्निफाई करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर पिकॉक को रिप्रेजेंट किया गया है इंडियन ब्यूटी को बताने के लिए, इंडिया एज अ कल्चर, इंडिया एज अ ट्रेडिशन बताने के लिए यूज किया गया है पिकॉक की इमेज को। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पिकॉक के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें उस पिकॉक के साथ साथ पिकॉक के डिस्गाइज में, मतलब पिकॉक तो हमें सिर्फ ऊपरी तरह से दिखता है, लेकिन अंदर की तरफ इंडिया के बारे में बताया जाता है। बहुत सी जगहों पर पिकॉक का ही डिस्क्रिप्शन है, बट कुछ जगहों पर पिकॉक के डिस्गाइज में इंडियन कल्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, ये चीज हमने कल क्लियर कर ली थी। तो आज एक बार फिर से हम लोग इस पिकॉक को लाइन बाय लाइन चलते हैं। जिसको कल समझ में नहीं आया होगा या किसी तरह का डाउट होगा, सो उन्हें वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टैंजा जो है हमारी पोयम का, इसमें पूरी तरह से पिकॉक का ही डिस्क्रिप्शन है और किसी तरह का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, द फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट पिकॉक एज अ बर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर पिकॉक किस तरह से बोलता है, पिकॉक की आवाज क्या होती है, पिकॉक का कलर क्या होता है, पिकॉक की क्या क्या चीजें होती हैं जो एक पिकॉक करता है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है। लेट अस गो लाइन बाय लाइन। हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, then a flash of turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as he descends, and as he darts away, a glimpse of the very end of his tail. ठीक है, तो पिकॉक की वॉइस कैसी होती है? बहुत ज्यादा तीखी आवाज होती है ना। पिकॉक बोलता है तो कैसा लगता है? बहुत ज्यादा श्रिल वॉइस होती है उसकी, पिकॉक की। तो हिज लाउड शार्प कॉल, इट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब जब पिकॉक बोलता है और आपका ध्यान उस वक्त नहीं होता है, तो आप सोचने लग जाते हैं कि पिकॉक की आवाज कहाँ से आ रही है। हम एक बार में पता नहीं लगा सकते कि पिकॉक की आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। ठीक है, लेकिन आप उस आवाज को जैसे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको पीपल ट्री के पीछे से
पिकॉक का एक फ्लैश दिखाई देता है पिकॉक की गर्दन का, जो कि गर्दन का कलर कौन से कलर का होता है, मतलब गर्दन का कलर कौन सा होता है, टर्क्वाइज कलर। टर्क्वाइज कलर एक ग्रीनिश ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो आपको एक ग्लिम्स, एक छोटा सा फ्लैश दिखता है, मतलब हल्का सा ह्यू दिखता है उस चीज का। उसके बाद आपको पिकॉक की स्लेंडर नेक दिखाई देती है, विच इज आर्च्ड अवे फ्रॉम यू, ठीक है। स्लेंडर नेक मतलब पतली सी गर्दन। पिकॉक की गर्दन कैसी होती है, बिल्कुल पतली सी, स्लिम सी होती है और बिल्कुल वेल शेप्ड होती है, ठीक है ना। तो स्लेंडर नेक उसे दिखाई देती है, जो कि विच इज आर्च्ड अवे फ्रॉम यू, कहने का मतलब है जो पिकॉक है वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो कहीं और, उसकी डायरेक्शन क्या है, आपके ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है ना। एंड एज ही डिसेंड्स, जब वो यहाँ वहां जाता है, एंड सडनली व्हेन ही डार्ट्स अवे, जैसी किसी आवाज से, किसी एकदम से कोई आवाज आ जाती है जो पिकॉक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है या पिकॉक को एकदम से क्या कर देती है, अलार्म कर देती है, तो ये सडनली डार्ट्स अवे। डार्ट का मतलब होता है अ स्विफ्ट मूवमेंट, ठीक है, एकदम से जल्दीबाजी में लिया गया मूवमेंट। कई बार आप जाते होंगे पिकॉक के पास, तो कई बार पिकॉक क्या करता है, आपकी आहट से क्या कर लेता है, एकदम से उड़ने लग जाता है, ठीक है, तो उसे डार्ट बोला जाता है। सो ही सडनली डार्ट्स अवे, एंड व्हेन ही डार्ट्स अवे यू कैन सी द ग्लिम्स ऑफ द एंड ऑफ हिज टेल, ठीक है। जैसे ही वो वहां से निकलता है तो आपको क्या होता है, एक ग्लिम्स मिलता है उसके टेल के एंड का, ठीक है ना। ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में कहा गया है, पिकॉक के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। समझ में आया श्याम, समझ में आया? और कौन आज आज ही ज्वाइन हुआ है, दक्षा सोनी, चंचल चौहान, इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया अभी जो आज ज्वाइन हुए थे, एक्चुअली जिन्होंने आज ही क्लासेस लेना शुरू किया है? मोमल को क्लियर है ना? वेरी गुड। श्याम को भी क्लियर है। ये कार्तिक राठौर कौन है बेटा? कार्तिक राठौर आपका ओरिजिनल नेम लिखो, क्या नाम है आपका? कार्तिक राठौर। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम एज पर योर रिकॉर्ड? आपके रिकॉर्ड में क्या नेम है? ओके, सो लेट अस अगेन कंटिन्यू। कहां पर थे हम? फर्स्ट स्टैंजा हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया था, ठीक है। ये चीजें हम बाद में बताते, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा पर आते हैं। नाउ सेकेंड स्टैंजा में पिकॉक के डिस्गाइज में आपको काफी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो इंडियन लाइफस्टाइल, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कल ही, और जो आज आए हैं उनको मैं बता दूं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको, लाइक फर्स्ट स्टैंजा में तो हमने पूरा पिकॉक का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, लेकिन सेकेंड स्टैंजा में पिकॉक के डिस्गाइज में, मतलब पिकॉक का डिस्क्रिप्शन ऊपर ऊपर दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो स्टोरी है, जो दूसरी कहानी है, वो इंडिया के बारे में आती है, ठीक है। कि किस तरह से, जिस तरह से पिकॉक ब्यूटीफुल है उसी तरह से इंडिया भी ब्यूटीफुल है, ठीक है। और यहाँ पे पिकॉक का यूज इसलिए किया गया है बिकॉज पिकॉक इज एन नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन द सेम मैनर, इस वजह से हमने पिकॉक को यूज किया। इन द सेम वे पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा, ठीक है। आई यहाँ पर पोएट के लिए यूज हुआ है, दैट मीन्स द पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में पोएम लिखी गई है। आई वॉज टोल्ड मीनिंग दैट द पोएट वॉज टोल्ड टू सिट इन द वरांडा, किसी ने पोएट से कहा कि तुम्हें वरांडा में बैठना है, एंड यू हैव टू रीड अ बुक, एंड दैट बुक शुड बी वन ऑफ योर फेवरेट्स, जो कोई आपकी फेवरेट बुक होगी, आपको वहां पर वरांडा में बैठकर पढ़ना है विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कैसे पढ़ना है? पूरी तरह से अपना फोकस उसी बुक पर रखना है, मतलब जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भाई फेवरेट बुक होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे इंटरेस्ट को क्या करेगी, एनकरेज करेगी। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे फोकस के साथ उस चीज को पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ेंगे। Then what will happen? The moment you begin to live inside the book, जब वो मोमेंट आएगा जब आप पूरी तरह से उस बुक के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद को इन्वॉल्व कर चुके होंगे, तब क्या होगा, एक ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, ठीक है। एक ब्लू शैडो आपके ऊपर आएगी। अभी वापस चलते हैं हम बुक की तरफ। यहाँ पर बुक जो है वो कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, यहाँ पर बुक का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब
कहा जाता है कि अगर आपको इंडिया को अच्छे से पहचानना है, अगर आपको इंडिया एज अ नेशन, इंडिया का कल्चर, इंडिया का ट्रेडिशन अगर आपको जानना है, समझना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको जानने के लिए सबसे बेहतर सोर्स क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, क्योंकि जब आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तब क्या होगा, तब आपको उसकी डाइवर्सिटी, उसका कल्चर, कि क्यों इंडिया दूसरे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से अलग है, उसके बारे में आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो इसलिए यहाँ पर बुक को कहने का मतलब है कि यू हैव टू रीड द बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू कलर्स ऑफ इंडिया। जस्ट लाइक द पिकॉक हैज सेवरल कलर्स, इन द सेम वे इंडिया हैज सेवरल कलर्स ऑफ ब्यूटी एज वेल, है ना। तो इस वजह से आपको इंडिया के ट्रू कलर्स पहचानने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तब क्या होगा, आप अच्छे से इंडिया को जान पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। सो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ने लग जाएंगे, तब क्या होगा, अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू। यहाँ पर ब्लू शैडो रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को, ठीक है। जैसे जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। आप नॉलेजेबल होते जाएंगे अबाउट इंडिया, अबाउट इंडियन कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू शैडो का मतलब है नॉलेज, एजुकेशन अबाउट इंडिया, ठीक है। एंड व्हेन यू विल बी नॉलेजेबल, व्हेन यू विल बी एजुकेटेड अबाउट इंडिया, जब आपको इंडियन इंडिया के बारे में, इंडियन पीपल के बारे में, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, द लाइफस्टाइल के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तब क्या होगा, जितने भी आपके रॉन्ग नोशंस हैं, विंड विल चेंज डायरेक्शन। आपकी जो थॉट्स है, यहाँ पर विंड का मतलब है जो थॉट्स होंगे वो एक अलग दिशा ले लेंगे। मतलब जो थॉट्स आपने ऑलरेडी इंडिया के लिए बनाए हुए थे बिफोर रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो थॉट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। मतलब वो थॉट्स अलग ही हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको इंडिया के ट्रू कलर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि इंडिया एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। जो बोला जाता है उससे इंडिया कितना डिफरेंट है, ठीक है। सो द विंड विल चेंज डायरेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन मोर थिंग आई वांट यू ऑल, इतना समझ में आया आपको, क्या बात है, इतना द विंड विल चेंज डायरेक्शन तक समझ में आ गया आपको। जो विंड है, यहाँ पर थॉट्स की बात हो रही है कि आपके जो थॉट्स हैं, जब आप इंडिया को अच्छे से जानते नहीं है, बल्कि आप जब आप दूसरों से सुनते हैं इंडिया के बारे में, तब आपके थॉट्स अलग तरह के होते हैं। और जब आप मतलब खुद पर्सनली जब इंडियन कल्चर के बारे में आप जानने लगते हैं, आप एजुकेट होते हैं, तब वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। आपके थॉट्स क्या हो जाते हैं, शेप लेना शुरू करते हैं। सो इन्हीं थॉट्स को विंड का नाम दिया गया है, ठीक है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप। तो ये जो स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, जो ये जो लाइन्स है, ये बताती है कि जो रॉन्ग नोशंस, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया में जो होती आती है, मतलब इतने टाइम से जो कुछ चीजें ऐसी हैं इंडिया में जो अच्छी नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या गलत चीजें हैं, मैंने कल आपको बताया था, आज मैं एक बार फिर से बताती हूँ क्या चीजें हैं। वो चीजें हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल फेस्टिसाइड जिसे हम कहते हैं, जो फीटिसाइड कहते हैं हम जिसे, वो ये जो सारी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, जो सती प्रथा जैसे काफी साल पहले चलती थी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये गलत चीजें थी, ये रॉन्ग नोशंस हैं। तो यहाँ पर स्टडी हम ऑफ बीज, मतलब ये जो रॉन्ग नोशंस जो काफी सालों से स्टेडी थे, काफी सालों से चलते आ रहे थे, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप होंगे, क्योंकि हम लोग एक एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स बन चुके होंगे, एजुकेटेड इंडियंस बन चुके होंगे उस टाइम। और हम लोग क्योंकि एजुकेटेड
इंडियंस होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आएगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, तो हम उन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, और सही चीज जो होती है हम उसे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो गलत चीज है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के साथ ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर स्टडी हम ऑफ बीज, ये वाली जो लाइन है, विल स्टॉप द, ये क्या बताती है, ये रॉन्ग नोशंस बताती है जो हमारी कंट्रीज में काफी सालों से, काफी टाइम से क्या आ रहा है, चले आ रहे हैं। समझ में आया इतना आपको? नाउ यहां से मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे दूंगी इस बाकी बची हुई पोयम का। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, दैट मीन्स हमारे जो जितने भी हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अवेकन हो जाएगा। हम बिल्कुल जैसे नींद से, इतनी टाइम की जो नींद हमारी थी वो क्या हो चुकी होगी, वो उड़ चुकी होगी। एंड समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, एंड if you look up in time, you might see the peacock turning away as he gathers his tail to shut those dark glowing eyes. ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, something has broken your attention, कोई ऐसी चीज आती है। अभी बाद में बात करते हैं बेटा मीनिंग की, मैंने आपको बताया मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद को ढूंढ के लाना है मीनिंग। ठीक है, एम्बर चलो बता देते हैं। एम्बर का मतलब होता है ह्यू, एक छोटा सा जो मतलब फ्लैश होता है ना, छोटा सा ह्यू, एक आप कह सकते हो आउटलाइंस जिसे हम कहते हैं, एम्बर ह्यू कलर। ठीक है, गोल्डन एम्बर मतलब गोल्डन कलर जैसा। ठीक है, समझ में आया मधु? सो किसी चीज ने आपका अटेंशन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, किसी चीज की वजह से आपका जो अटेंशन था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुक जब पढ़ रहे थे तब आपका कोई अटेंशन लूज होता है, और वो अटेंशन क्या ब्रेक होता है, वो अटेंशन ये होता है कि सडनली आपको रियलाइज होता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उस बुक को जब आप पढ़ते हैं तब आपको क्या पता चलता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने इतने साल आजादी के लिए, ब्रिटिश रूल से हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कितने सारे सपने सजा के रखे थे, और वो सपने जो थे वो कितने ब्यूटीफुल थे, कितने ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक द टेल ऑफ द पिकॉक। जिस तरह से जब पिकॉक की टेल जब पूरी तरह से फैल जाती है तो वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों के सपने थे इंडिया को लेकर कि जब हमारा इंडिया आजाद हो जाएगा तब हमारा इंडिया कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, कितना ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, कितना ज्यादा प्रोग्रेस होगा हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। सो दिस थिंग, दिस रियलाइजेशन हैज ब्रोकन आवर अटेंशन। इस रियलाइजेशन ने क्या किया है, हमारी अटेंशन को ब्रेक किया है। और जब आपको ये चीजें रियलाइज होती है तब आपको पता चलेगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यहाँ से हमें आज शुरू करना था, है ना, यहाँ से हमें कंटिन्यू करनी थी हमारी पोयम। तो जब आपको ये चीज रियलाइज होती है तब आपको क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि फ्रीडम फाइटर्स तो जा चुके हैं। द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, ये जो है ये हमें बताता है कि फ्रीडम फाइटर्स जो मर चुके हैं, जो मर चुके फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने हमारे ऊपर, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो हमारे जो मतलब उनके बाद जितनी भी जनरेशन आने वाली है, जो हम लोग हैं, हमारे ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर गए हैं वो फ्रीडम फाइटर्स। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम लोग जो यूथ है, जो बाकी बचे हुए लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इंडिया को प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे, एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स का कभी सपना हुआ करता था। ठीक है, सो यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, मतलब जब फ्रीडम फाइटर्स मर रहे थे तब उनके मन में, उनके जो आंखों में जो सपने थे वो एक फ्यूचर के लिए थे, है ना। और उस टाइम खैर फ्रीडम फाइटर्स तो मर गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी जो बचे हुए सिटीजन्स हैं, उनके बाद में आने वाले जो सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई दैट दे विल शट द डार्क ग्लोइंग आईज। वो क्या करेंगे कि हम जो लोग हैं, जो आगे के जो लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो जो भी जो ऐसे लोग या ऐसी चीजें जो इंडिया को क्या करती है, नीचे की तरफ लेकर जाती है, इंडिया की स्टेटस को नीचे दबाने की कोशिश करती है, उन सब से हम लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे और इंडिया को एक ब्यूटीफुल नेशन के रूप में बनाएंगे,
इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सामने क्या करेंगे, इंडिया को एक ब्यूटीफुल कंट्री के जैसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वॉयलेट फ्रिंज्ड विद गोल्डन एम्बर, ये जो है ये बताया है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये टेल जो पिकॉक की टेल होती है वो कैसी होती है, अगर आप टेल पे शेप्स देखें तो उसमें कुछ वॉयलेट कलर्स होते हैं, कुछ गोल्डन कलर्स होते हैं, कुछ ग्रीनिश कलर्स होते हैं, है ना, तो उसके बारे में दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया इन ट्रू सेंस विच इज डिवॉइड ऑफ एनी रॉन्ग थिंग्स, जो जिसमें कुछ खराबी ना हो, कोई गलत चीजें ना हो, कोई गलत प्रैक्टिसेस ना हो, बल्कि इंडिया जिस तरह से बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड है बिल्कुल उसी तरह से इंडिया भी क्या हो, डेवलप्ड नेशन हो। ठीक है, तो ये जो इमेजरी है वायलेट फ्रिंज विद गोल्डन एम्बर, ये एक्चुअली इंडिया के डेवलपमेंट को बताई जा रही है। ठीक है, इंडिया के ब्यूटीफुल चीजों को बताई जा रही है, जो कि कब पॉसिबल होगा, जब इंडिया की बुरी चीजें क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जो इंडिया में जो बुरी प्रैक्टिसेस या जो बुरी चीजें होती जाती है, जो हम हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, वो सारी जब खत्म हो जाएगी तभी हमारा इंडिया क्या होगा, ट्रू सेंस में ब्यूटीफुल कंट्री और डाइवर्स कंट्री बन पाएगा। ठीक है, It is the tail that has to blink for eyes that are always open. मतलब देखिए, अब जो पिकॉक की जो टेल है आपने देखा होगा, उसमें आई शेप, ये जो अलग अलग जो टेल है उसमें आई शेप रहती है ना, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक, मतलब ये जो टेल है, यहाँ पर टेल कौन है, हम लोग, जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो लोग हैं, ये हम लोगों को जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक फ्यूचर, अपने इंडिया को एक ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाने के लिए, तब तक हम मतलब तब तक उन फ्रीडम फाइटर्स का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, ये एक्चुअली सपने से रिलेटेड है, जो फ्रीडम फाइटर्स के जो सपने हुआ करते थे। इन दो लाइंस का मतलब मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट क्या कहना चाह रही है ये लाइंस ये कहना चाहती है कि हम लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इंडिया को ट्रूली प्रोग्रेस नेशन, डेवलप नेशन बताए। किस लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए सपने देखे थे, जो आंखों से, जिन खुली आंखों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब तक हम अपनी आंखें ब्लिंक करके रियलाइज नहीं करेंगे चीजें, तब तक वो सपना, हमारा इंडिया कभी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इट इज टोटली अप टू अस, अप टू द citizens of India who will be able to make India a better country in the future. ठीक है, so this was the poem, this was all about ये पोएम थी हमारी। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वाया चैट बॉक्स। क्या समझ में नहीं आया मूमल, एक बार मुझे बता दिया करो क्या चीज समझ में नहीं आई है। आप बोल रहे समझ में नहीं आया, मतलब पूरा ही समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया मूमल। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, यहां से समझ में नहीं आया। अच्छा, कहां पर हम समथिंग, ठीक है, यहां पर, मतलब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लगते हैं तब हमें ये चीज़ रियलाइज होती है, जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितने सारे सपने देखे थे कि हमारा जो इंडिया होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन होगा। समझ में आया, इतना समझ में आया मूमल? आप कंटिन्यूसली बार बार बोलते रहना, समझ में आया, नहीं आया, हाँ आया, वो सब बताते रहना मुझे, ठीक है? इतना समझ में आया कि उन्होंने किस तरह के सपने देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये चीज रियलाइज होती है तब आप क्या करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सपने हैं वो एक्चुअली, वो सपने तो उन्होंने देखे थे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सपनों को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने छोड़ी है वो हम लोगों पर छोड़ी है, जो उनके बाद रहने वाले हैं। ठीक है, उन लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ी है कि हम लोग क्या करेंगे इंडिया। अब वो तो बस सपने देखकर चले गए कि हमारा इंडिया आजाद हो जाएगा, और वो आजादी देकर तो चले गए, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी, जो नेशन
नेशन को डेवलप नेशन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो तो हम ही लोगों के ऊपर है ना। अब वो फ्रीडम फाइटर्स तो चले गए, तो उस चीज के बारे में है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का काम किसका है, हम लोगों का है, यूथ का है। और ये और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब पूरी हो सकती है, जब जितने भी रॉन्ग नोशंस जो हमारी कंट्री में चले आए हैं या कुछ जो चीजें अभी आने लगी है, जो चीजें होने लगी है, फॉर एग्जाम्पल द वुमेन आर बीइंग रेप्ड एवरी डे, हम लोग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि वुमेन का रेप होता रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी रॉन्ग नोशंस है। तो जब तक हमारी कंट्री इन सारी चीजों से फ्री नहीं हो पाएगी इन ट्रू सेंस, तब तक हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग प्रोग्रेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है, और शॉर्ट में बता दिया मैंने तुम्हें मूमल, समझ में आया अब आपको। रॉन्ग नोशन सिर्फ रेप की बात नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड सरस्वती, वेरी गुड पॉइंट। एसिड अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर, मर्डर्स होते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देते हैं, पेरेंट्स किसी और का मर्डर, कोई ना कोई किसी का मर्डर करता रहता है। तो ये सारी चीजें, ये जब तक हमारा न्यूज़पेपर जब तक अच्छी चीजें नहीं उजागर करेगा, जब तक ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में मतलब हम सुनना पड़ेगा, जब तक हम लोगों को देखते रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब तक हमारा इंडिया इन ट्रू सेंस मतलब डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक इंडिया को, हमारे एंसेस्टर्स के जो ड्रीम्स थे उनको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब समझ में आया क्या मूमल? प्लीज टेल मी और अदर्स एज वेल, डू यू हैव एनी डाउट? समझ में आ गया आप लोगों को? पूरी तरह से क्लियर है? पूरी तरह से पोयम क्लियर? Everything? Okay, so I think I should end the meeting now. Thank you all. Thank you. Have a nice day.